नमस्कार, कैरियर विंग पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्लास 12th फिजिक्स चैप्टर नंबर 11। चैप्टर नंबर 10 पूरा खत्म हो गया, उतना ही लास्ट है। मेलस का नियम लास्ट पढ़े थे ना, वही लास्ट कर लेना। और जो हमारा एक टॉपिक है ब्रूस्टर को, वो खैर सिलेबस से कट गया है तो इसलिए उसको नहीं पढ़ा रहा है। देखो चैप्टर नंबर 11 विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति, चैप्टर 11, चैप्टर 12 और चैप्टर नंबर 13, तीनों चैप्टर एक ऐसे चैप्टर्स हैं जहां से क्वेश्चंस लॉन्ग फॉर्मेट में नहीं आएगा, सिर्फ मुश्किल से 2-3 नंबर में आ जाएगा तो आ जाएगा। यहां से क्वेश्चंस आएंगे। चैप्टर नंबर 11 से 1 नंबर वाले क्वेश्चंस ज्यादा पूछे जाते हैं। चैप्टर नंबर 12 और 13 में कोई दिक्कत नहीं होगा, सिर्फ 3 नंबर का एक एक क्वेश्चन बस पूछेगा। तो चैप्टर 12 और चैप्टर 13 उसकी 2-2 क्लास बस आएगी, उसमें कंप्लीट हो जाएगा। 11 चैप्टर बस थोड़ा सा टाइम लगेगा, 2 से 3 दिन इसकी भी लगेगी। चलो सबसे पहले समझते हैं इसका इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हेडिंग करना सीधा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसी को बोलते हैं एक ईवी, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसे कहेंगे? एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसे कहते हैं, बता सकते हो? गुड, यही उम्मीद था। देखो जब कोई भी स्वतंत्र आवेश है, कोई भी स्वतंत्र आवेश अगर उसको 1 वोल्ट विभवांतर से त्वरित किया जाए, 1 वोल्ट विभवांतर से क्या किया जाए? त्वरित किया जाए। तो जो अब देखो कोई भी वस्तु है या अणु है, जो पिंड है या कोई भी कण ही ले लो, इसको अगर हम लोग त्वरित करवा रहे हैं मतलब गति करवा रहे हो, गति करवा रहे हो मतलब उसमें क्या उत्पन्न होगा? कौन सी ऊर्जा आ जाएगी? कौन सी ऊर्जा आएगी? गतिज ऊर्जा आना संभव है, क्योंकि उसको गति दे रहे हो ना। गति दे रहे हैं मतलब उसमें क्या आ जाएगी? गतिज ऊर्जा। तो सेम कंडीशन यहां भी लगेगा। जब एक स्वतंत्र आवेश को, जब एक स्वतंत्र आवेश को क्या करेंगे? 1 वोल्ट विभवांतर से त्वरित करवाएंगे तो उसमें क्या होगा? गतिज ऊर्जा आएगा। वही जितना गतिज ऊर्जा वो हासिल करेगा, वही गतिज ऊर्जा क्या कहलाएगा? एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समझ में आया? किसी भी स्वतंत्र आवेश को, किसी भी स्वतंत्र आवेश को 1 वोल्ट विभवांतर से त्वरित करने पर जो उसमें गतिज ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहेंगे? एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। समझ में आया? थ्योरी देखो क्या क्या बताया। जब किसी आवेश को, जब किसी आवेश को क्या करते हैं? 1 वोल्ट विभवांतर, देखो 1 वोल्ट विभवांतर, 1 वोल्ट मात्रक है ना विभवांतर, विभवांतर का मात्रक क्या है? वोल्ट। 1 वोल्ट विभवांतर से क्या किया जाता है? त्वरित किया जाता है, त्वरित किया जाता है। तो उसके द्वारा प्राप्त गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा उस आवेश की क्या कहलाएगी? एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाता है। समझ में आया? ये लाइन क्लियर हुआ? जब किसी आवेश को 1 वोल्ट विभवांतर से क्या किया जाए? त्वरित किया जाए तो उसके द्वारा प्राप्त गतिज ऊर्जा क्या कहलाएगा? एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाता है। क्लियर? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर मान होना चाहिए। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.602 इंटू 10 की पावर -19 जूल। ये तो हमने पहले भी जान रखा है, सिर्फ यहां पर उसकी परिभाषा बस जाने। ये पेपर में आ चुका है ना, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की परिभाषा लिखिए, क्वेश्चन आया हुआ है पेपर में, बन जाएगा। उसके बाद ये तो खत्म 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगला पहले प्रकाश विद्युत प्रभाव पढ़ें, पहले प्रकाश विद्युत प्रभाव पढ़ लो। प्रकाश विद्युत प्रभाव, प्रकाश विद्युत प्रभाव, दोनों अभी जो टॉपिक पढ़ेंगे वो एक दूसरे से लिंक्ड है, इसलिए मैं इसको पहले पढ़ा देता हूं। प्रकाश विद्युत प्रभाव, जब किसी धातु को, जब किसी धातु को, या ऐसे लिख सकते हैं, जब किसी धातु पर, जब किसी धातु पर उपयुक्त आवृत्ति का विकिरण आपतित होता है,
उपयुक्त आवृत्ति का विकिरण आपतित होता है। तो धातु क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को छोड़ने लगता है, मतलब उत्सर्जित करने लगता है। यही घटना क्या कहलाएगा, प्रकाश विद्युत प्रभाव। क्या कहलाता है, प्रकाश विद्युत प्रभाव। पहले समझा देता हूं, उसके बाद थ्योरी बताता हूं, नहीं तो ऐसे में रिटर्न हो जाएगा। देखो मेरे पास ये कोई भी एक धातु है, क्या है, कोई भी एक धातु। इस धातु पर क्या हो रहा है, उपयुक्त आवृत्ति का विकिरण आपतित हो रहा है। ये क्या है, विकिरण। उपयुक्त आवृत्ति मतलब जरूरत के अनुसार आवृत्ति रहनी चाहिए, ठीक, उससे कम नहीं होना चाहिए, ज्यादा हो जाए तो चल जाएगा। उपयुक्त आवृत्ति का क्या है, विकिरण। कहां पर आपतित हुआ, धातु की सतह पर। अब बताओ धातु में मौजूद क्या रहेगा, इलेक्ट्रॉन। धातु में क्या रहेगा, अब इलेक्ट्रॉन। किसी धातु की सतह पर, किसी धातु की सतह पर क्या होती है, उपयुक्त आवृत्ति का विकिरण आपतित होता है। तो धातु की सतह से, तो इस धातु की सतह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होगा। क्या होगा, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होगा। समझ में आया, हाँ। इसी उत्सर्जित होने की घटना को क्या कहेंगे, प्रकाश विद्युत प्रभाव। समझ में आया, इसको क्या कहते हैं, प्रकाश विद्युत प्रभाव। अब देखो जो इसमें क्या लगा, इस परिघटना में इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हुआ है, तो जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हुआ है ये इलेक्ट्रॉन्स क्या कहलाएगा, फोटो इलेक्ट्रॉन। क्या होगा, फोटो इलेक्ट्रॉन। समझ में आया, ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा, फोटो इलेक्ट्रॉन। और जो इसमें अब धारा प्रवाहित होगी उस धारा को क्या कहेंगे, प्रकाश विद्युत धारा। समझ में आया, क्लियर हुआ पूरा थ्योरी। जब किसी धातु की सतह पर, जब किसी धातु की सतह पर उपयुक्त आवृत्ति का विकिरण आपतित होता है, उपयुक्त आवृत्ति का विकिरण आपतित होता है, तो धातु की सतह से, धातु की सतह से क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं, उत्सर्जित होने लगते हैं। इसी परिघटना को क्या कहते हैं, प्रकाश विद्युत प्रभाव। समझ में आया। और जो इलेक्ट्रॉन निकला है उस इलेक्ट्रॉन को फोटो इलेक्ट्रॉन, और जो धारा प्रवाहित हो रही है उस धारा को प्रकाश विद्युत धारा। थ्योरी क्लियर हुआ, ठीक, समझ में आ गया। आवृत्ति का जो विकिरण है वो आपतित होगा, तो यहाँ पर जो मौजूद इलेक्ट्रॉन है वो अब क्या होगा, बाहर निकलेगा। इतना बस याद रखना, विकिरण आपतित करवाए तो इलेक्ट्रॉन बाहर, विकिरण आपतित करवाए इलेक्ट्रॉन बाहर, तो इलेक्ट्रॉन बाहर, ये घटना कहलाएगा प्रकाश विद्युत प्रभाव। ये इलेक्ट्रॉन्स कहलाएगा फोटो इलेक्ट्रॉन, जो धारा प्रवाहित होगा उसको विद्युत धारा। ठीक, थ्योरी लिख लोगे, लिखना नहीं पड़ेगा ना, जैसे जैसे बताया हूं सेम सेम लिख लेना। यहां तक क्लियर। अब आगे समझते हैं कार्यफलन। मैं इधर समझा देता हूं कार्यफलन को। कार्यफलन, कार्यफलन इसको हम लोग दर्शाएंगे फाई से। ये बताओ धातु की सतह पर कौन आपतित हुआ, विकिरण। तो यहां से निकला क्या चीज, इलेक्ट्रॉन। अब ऐसे निकल जाएगा क्या, इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए क्या चाहिए, ऊर्जा चाहिए। क्या चाहिए, ऊर्जा चाहिए। तो जितना ऊर्जा लगता है वही ऊर्जा क्या कहलाता है, कार्यफलन। समझ में आया, जितनी ऊर्जा लगती है वही क्या होगा, कार्यफलन। अब उसको सिर्फ क्या उसको क्या करना है, निकलना है। उसको क्या करना है, निकलना है। तो साफ है एकदम ज्यादा ऊर्जा की जरूरत तो नहीं पड़ेगी। अब ऊर्जा पड़ भी सकती है, लेकिन सबसे कम ऊर्जा, वह न्यूनतम ऊर्जा, वह न्यूनतम ऊर्जा जिससे इलेक्ट्रॉन क्या हो, धातु की सतह से उत्सर्जित हो पाए। समझ में आया। थ्योरी इसका भी लिख लेंगे। क्या होगा, वह न्यूनतम ऊर्जा, वह न्यूनतम ऊर्जा जिसकी मदद से क्या हो, वह न्यूनतम ऊर्जा जिसको प्राप्त करके इलेक्ट्रॉन धातु की सतह से क्या हो जाए, उत्सर्जित हो जाए। समझ में आया। इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, किसी इलेक्ट्रॉन को धातु की सतह छोड़ने के लिए या उत्सर्जित करने के लिए जितनी न्यूनतम ऊर्जा लगती है उसको क्या कहेंगे। क्लियर हुआ। क्या बताया अभी, किसी इलेक्ट्रॉन का
धातु की सतह को छोड़ने के लिए, धातु की सतह को छोड़ने के लिए या उत्सर्जित करने के लिए जितनी न्यूनतम ऊर्जा लगती है उसे ही क्या कहेंगे, कार्यफलन कहते हैं। थ्योरी लिख लोगे, वह न्यूनतम ऊर्जा या किसी इलेक्ट्रॉन को धातु की सतह छोड़ने के लिए क्या लगे, जितनी न्यूनतम ऊर्जा लगती है उसे क्या कहते हैं, कार्यफलन कहते हैं। इसे किससे दर्शाएंगे, पाई से। समझ में आया, ये दोनों कॉन्सेप्ट अभी सामने बहुत काम आएगा। यहां तक क्लियर हुआ, दोनों चीज क्लियर, इसको नोट कर लेना। अब देखो जो कार्यफलन है, कार्यफलन ये धातु की प्रकृति या धातु की स्थिति या उसकी अशुद्धियां, इन सब पर निर्भर कर सकता है। जरूरी है क्या कोई भी कार्यफलन सभी धातु में एक बराबर हो सकता है क्या, वो नहीं होगा। अलग अलग धातुओं के लिए अलग अलग, तो वो उसकी सतह की प्रकृति पर निर्भर कर सकता है, अशुद्धियों पर भी निर्भर कर सकता है, या उसकी स्थिति पर भी निर्भर कर सकता है। क्लियर हुआ, ठीक, इतना नोट करो। अब समझो, मैंने पूरा का पूरा थ्योरी लिख दिया है एक ही में, इसका प्रॉपर स्क्रीनशॉट ले लो और उसको नोट कर लेना। देखो आएगा ना, क्यों समझ में नहीं आएगा। सबसे पहले हमने क्या जाना था, प्रकाश विद्युत प्रभाव। प्रकाश विद्युत प्रभाव समझे, कोई भी धातु है, धातु पर क्या होता है, उपयुक्त आवृत्ति का विकिरण आपतित होगा, तो इस धातु की सतह से क्या निकलता है, क्या निकल जाता है, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होती है। यही घटना क्या कहलाया था, प्रकाश विद्युत प्रभाव। समझ में आ गया। इन इलेक्ट्रॉन्स को क्या कहे, फोटो इलेक्ट्रॉन। जो इसमें धारा प्रवाहित हुआ उसे प्रकाश विद्युत धारा। खत्म। उसके बाद कार्यफलन आया, वह न्यूनतम ऊर्जा जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के लिए आवश्यक होता है, यानी कि इतनी कम से कम ऊर्जा जिससे इलेक्ट्रॉन को क्या कर सके, उत्सर्जित कर सके या इलेक्ट्रॉन बाहर निकल सके। ठीक। उसके बाद आएगा देहली आवृत्ति। देहली आवृत्ति, आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति, ये आपतित प्रकाश है तो इसकी आवृत्ति इतनी रहनी चाहिए। पहले थ्योरी समझ लो। आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति जो किसी धातु की सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन कर सके, यानी कि अब भी बताया ना, उपयुक्त आवृत्ति का विकिरण क्या होना चाहिए, आपतित होना चाहिए। उपयुक्त आवृत्ति का विकिरण, उपयुक्त आवृत्ति का विकिरण वही है देहली आवृत्ति। अगर देहली आवृत्ति से कम आवृत्ति वाला विकिरण आपतित हो रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होगा। अगर हमें इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन कराना है तो कम से कम देहली आवृत्ति रहना चाहिए। समझ में आया, देहली आवृत्ति रहना ही चाहिए। क्लियर। वही लिखे, वह न्यूनतम आवृत्ति, वह न्यूनतम आवृत्ति जो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करा सके। समझ में आया, इतनी कम से कम आवृत्ति रहनी चाहिए कि धातु की सतह को क्या कर सके, सॉरी, धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को बाहर कर सके, निकाल सके, उत्सर्जित करा सके। क्लियर हुआ। अगर देहली आवृत्ति से कम ऊर्जा वाला, कम आवृत्ति वाला, देहली आवृत्ति से कम आवृत्ति वाला विकिरण अगर इसमें आपतित होगा तो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन संभव नहीं है। समझ में आया लाइन। उसके बाद आएगा देहली तरंगदैर्ध्य। आपतित प्रकाश की वह अधिकतम तरंगदैर्ध्य, वह अधिकतम तरंगदैर्ध्य जो किसी धातु की सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन कर सके। समझ जाओगे। उसके बाद देखो, इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन हुआ, इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन कितने प्रकार से करा सकते हैं, ये उसका है। सबसे पहले तापायनिक उत्सर्जन। तापायनिक उत्सर्जन, देखो ये चीज जानते हैं, कोई भी धातु है, धातु में क्या रहेगा, इलेक्ट्रॉन्स रहेगा। अगर हम धातु, ये धातु हो गया, मान लो धातु है, धातु की सतह को हमने गर्म किया और अंदर में इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन में कुछ ऊर्जा आ जाएगी, अब हलचल होगी, तो इलेक्ट्रॉन में मतलब धातु में क्या आया, ताप हुआ, ताप हुआ तो अंदर के इलेक्ट्रॉन अब क्या होंगे, गति करने लगेंगे, इधर उधर गति करने लगेंगे ना। सेम कंडीशन यहां लगेगा। देखो तापायनिक, जब किसी धातु को क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है, तो उससे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगता है। सिंपल। समझ में आया। धातु की सतह को हमने क्या किया, गर्म किया, ये धातु की सतह को क्या किए, गर्म, तो वहां से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगा, क्योंकि इसके अणुओं में क्या हो गई, गतिज ऊर्जा आ गई। तो गतिज ऊर्जा आ गई मतलब साफ है,
जो इलेक्ट्रॉन से इधर उधर गति करेगा, बाहर निकलने का प्रयास करेगा और बाहर निकल जाएगा। ठीक, उसके बाद प्रकाश विद्युत उत्सर्जन। किसी धातु की सतह पर उपयुक्त आवृत्ति का विकिरण आपतित होने पर, इसको तो पहले भी पढ़े, धातु की सतह पर उपयुक्त आवृत्ति का विकिरण आपतित होने पर सतह से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होती है, और यही परिघटना को क्या कहे, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन। और जो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन है उसे फोटो इलेक्ट्रॉन, ये तो यहां बता दिया था, समझ में आया, इसको पढ़ लिए हैं। क्षेत्र उत्सर्जन में आऊं, किसी धातु की सतह पर प्रबल विद्युत क्षेत्र लगाने पर इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होगा, ये भी हमने पढ़ रखा है पहले चैप्टर 3 में। ठीक, किसी धातु की सतह पर क्या करते हैं, प्रबल विद्युत क्षेत्र लगा देते हैं, प्रबल विद्युत क्षेत्र, तो वहां से क्या होगा, देखो ये जुड़ा हुआ है बैटरी, तो यहां से क्या करेंगे, आवेश देंगे तो अब साथ ही इसमें चार्ज आ गया, आवेश आ गया, करंट आएगा, तो यहां से क्या होगा, अब इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होगा, क्या होगा, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित। समझ में आया। किसी धातु की सतह पर प्रबल विद्युत क्षेत्र लगाने पर उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन को या इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन क्या कहलाएगा, क्षेत्र उत्सर्जन। क्लियर हुआ। ये इसका एग्जांपल ये वाला ना, इसको तो खैर ऊपर में भी बता दिया था इसलिए नहीं बताया। ठीक, चौथा कहां है, ये द्वितीयक उत्सर्जन। द्वितीयक उत्सर्जन, किसी धातु की सतह पर उच्च ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन आपतित होता है तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। समझ में आया। एक तरीका और है, कोई भी धातु है, इस पर क्या कर रहे हो, उच्च ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन का विकिरण, उच्च ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन को क्या करा रहे हो, आपतित। समझ में आया। ये हो गया हमारा धातु की सतह। कौन है, धातु की सतह, इस पर हमने क्या किया, उच्च ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन को आपतित कराया, तो इस धातु में जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, बाहर निकल जाएगा, उत्सर्जित होगा। तो जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल रहा है उन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को हमने क्या कहा, द्वितीयक इलेक्ट्रॉन। क्या कहेंगे, द्वितीयक इलेक्ट्रॉन। समझ में आया, लिख दिया हूं, उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं, द्वितीयक इलेक्ट्रॉन। क्लियर। इसमें आओ, निरोधी विभव। देखो निरोधी विभव वह ऋणात्मक विभव जिस पर प्रकाश विद्युत धारा का मान क्या रहे, 0। ये वैसे डिटेल में पढ़ना नहीं था, पेपर में 1 नंबर में आया है इसलिए मैंने करा दिया। ठीक, ये पेपर में आ चुका है, निरोधी विभव क्या है करके 1 नंबर में ही पूछा गया था इसलिए करवा दिया। क्या होगा, वह ऋणात्मक विभव जिस पर प्रकाश विद्युत धारा का मान क्या रहे, 0। प्रकाश सेल क्या होगा, जो प्रकाश ऊर्जा को किसमें बदल दे, विद्युत ऊर्जा। ये तो सिंपल है, बचपन से पढ़ रहे हैं, ये भी आ चुका है। समझ में आया। इन दोनों को नहीं पढ़ाना था लेकिन पेपर में आया करके मैंने करवा दिया। क्लियर हुआ। बस अब 2 टॉपिक बस और बचा, वो 2 टॉपिक इसके बाद वाली क्लास में खत्म हो जाएगा, फिर चैप्टर नंबर 11 भी फिनिश। देखो इतना चीज तो हम समझ लिए ना, प्रकाश विद्युत प्रभाव। जैसे ही इलेक्ट्रॉन किसी धातु की सतह, इलेक्ट्रॉन बोल रहा हूं, जैसे ही विकिरण धातु की सतह पर क्या होती है, आपतित होती है, तो वहां से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होता है। इतना क्लियर है। जैसे उपयुक्त आवृत्ति का जो विकिरण है वो क्या होता है, किसी धातु की सतह पर आपतित होता है तो वहां से इलेक्ट्रॉन निकलता है। अब इन्हीं को समझने के लिए लेनार्ड और मिलिकन ने प्रयोग किए थे प्रकाश विद्युत उत्सर्जन। समझेंगे इसी के आधार पर जो हमने अभी किया ना, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के नियम की व्याख्या समझते हैं। देखो समझो ध्यान से, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के नियम की व्याख्या। 2 वैज्ञानिक थे, लेनार्ड और मिलिकन। उन्होंने इस नियम को बताया था। लेनार्ड तथा मिलिकन ने नियम दिए। नहीं लिखोगे तब भी चलेगा, वैज्ञानिक नाम याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक, पहला चीज समझते हैं। देखो ये तो हम जानते हैं, ये हो गया हमारा कोई भी एक धातु की सतह पर उपयुक्त आवृत्ति का क्या होता है, विकिरण आपतित होता है।
उच्च आवृत्ति का क्या होता है, उपयुक्त आवृत्ति का विकिरण आपतित होगा। जैसे ही आपतित होगा जो विकिरण को अवशोषित कर लेता है, धातु अवशोषित कर लेगा, फिर उसके बाद क्या करेगा, यहां से इलेक्ट्रॉन क्या होता है, उत्सर्जित होता है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, उत्सर्जित। तो जो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की संख्या है, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की संख्या विकिरण की तीव्रता पर निर्भर करती है, विकिरण की तीव्रता पर निर्भर करती है। कैसे निर्भर करेगा, अगर हम ज्यादा तीव्रता से आपतित कराएं, ज्यादा तीव्रता से आपतित कराएं तो उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेगा। समझ में आया, जितनी तेजी से, जितनी तीव्रता से आपतित करवाओगे उतनी ही इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होगा। समझ में आया। तो पहला चीज क्या जाने, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की संख्या किसके अनुक्रमानुपाती हुआ, आपतित विकिरण की तीव्रता की। आपतित, इसको पूरा लिख लोगे क्या, मैं शॉर्ट में लिख दूं, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की संख्या आपतित विकिरण की तीव्रता की क्या होती है, लिख लोगे, छोड़ दूं। उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की संख्या आपतित विकिरण की तीव्रता की क्या होगी, अनुक्रमानुपाती। यहां तक समझ में आया। धातु की सतह पर उपयुक्त आवृत्ति का विकिरण आपतित होता है, तो यहां से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होगा। तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की संख्या है, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की संख्या आपतित विकिरण की तीव्रता की क्या होगी, अनुक्रमानुपाती। समझ में आया। दूसरा चीज देखो, ये हम जानते हैं प्रत्येक धातु के आपतित विकिरण के लिए, प्रत्येक धातु के आपतित विकिरण के लिए एक निश्चित आवृत्ति होती है, एक निश्चित आवृत्ति होती है, ये तो पहले जान रखें। प्रत्येक धातु के आपतित विकिरण के लिए क्या होती है, एक निश्चित आवृत्ति। अगर उससे कम आवृत्ति का आपतित कराएं तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा। वह कम से कम ऊर्जा जिससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो पाए क्या कहलाया था, आवृत्ति, सॉरी, वह कम से कम आवृत्ति जिससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो पाता है, कौन सा था, देहली आवृत्ति। क्या था, देहली आवृत्ति। तो बताओ, देहली आवृत्ति से अगर कम आवृत्ति हुआ तो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन संभव है क्या, अगर देहली आवृत्ति से कम आवृत्ति है तो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन संभव नहीं है। समझ में आया। तो क्या जाने, प्रत्येक धातु के आपतित विकिरण के लिए क्या होती है, एक निश्चित आवृत्ति होती है, जिसे क्या कहते हैं, देहली आवृत्ति। उससे कम आवृत्ति वाले विकिरण के लिए इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन संभव नहीं है। दूसरा पॉइंट क्या जाने, बोलो, प्रत्येक धातु के लिए, प्रत्येक धातु के लिए क्या होगा, प्रत्येक धातु के आपतित विकिरण के लिए करो तब सही होगा। प्रत्येक धातु के आपतित विकिरण के लिए क्या होती है, एक निश्चित आवृत्ति होती है हाँ। प्रत्येक धातु के आपतित विकिरण के लिए क्या होती है, एक निश्चित आवृत्ति, कि इतना आवृत्ति लगाओगे तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, उत्सर्जित होगा। तो वही आवृत्ति क्या कहलाती है, जिसे देहली आवृत्ति कहते हैं। अगर ऊर्जा के बारे में बताया तो देहली ऊर्जा हो जाएगा। इसे क्या कहा हमने, देहली आवृत्ति। तो बता देते हैं, देहली आवृत्ति से अगर कम आवृत्ति हो तो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन, देहली आवृत्ति से कम आवृत्ति के लिए, कम आवृत्ति वाले विकिरण के लिए इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन संभव नहीं है। समझ में आया। दूसरा पॉइंट क्लियर। थर्ड पॉइंट में आते हैं। देखो आप, तीसरा पॉइंट क्या हो सकता है, ये तो हम जाने देहली आवृत्ति से अगर कम है तो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन संभव नहीं है, लेकिन अगर देहली आवृत्ति से ऊपर हो गया तब, देहली आवृत्ति से ऊपर हो गया तो इलेक्ट्रॉन तो निकलेगा ही ना, इलेक्ट्रॉन तो निकलेगा ही। तो देहली आवृत्ति से ऊपर उत्सर्जित होने वाले जो इलेक्ट्रॉन का वेग है, इलेक्ट्रॉन का वेग,
इलेक्ट्रॉन का वेग किस पर निर्भर करेगा? आपतित विकिरण की आपतित विकिरण की आवृत्ति पर, आपतित विकिरण की आवृत्ति पर, ना उसकी तीव्रता पर। ठीक, देखो ये हम जाने देहली आवृत्ति से अगर कम हो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, लेकिन देहली आवृत्ति से ऊपर होगा तब तो निकल सकता है। कम से कम है देहली आवृत्ति, कम से कम देहली आवृत्ति तक रहना चाहिए। देहली आवृत्ति से ऊपर हो जाए लेकिन देहली आवृत्ति से कम नहीं होना चाहिए। तो देहली आवृत्ति से अगर ऊपर हो गया, देहली आवृत्ति से ऊपर हो गया, तब इलेक्ट्रॉन का वेग किस पर निर्भर करेगा? आवृत्ति पर निर्भर करेगा, उसकी तीव्रता पर निर्भर नहीं करेगा। समझ में आया? इलेक्ट्रॉन का वेग यानी कि गतिज ऊर्जा ना, इलेक्ट्रॉन का वेग यानी कि गतिज ऊर्जा। लिखें, क्या लिखेंगे? बोलो थ्योरी। देहली आवृत्ति से, देहली आवृत्ति से ऊपर, देहली आवृत्ति से ऊपर, ठीक, देहली आवृत्ति से ऊपर, देहली आवृत्ति से ऊपर, हाँ, उत्सर्जित, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या किस पर निर्भर करेगा? इलेक्ट्रॉन का वेग ना, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की वेग, इलेक्ट्रॉन का वेग, इलेक्ट्रॉन का वेग किस पर निर्भर कर रहा है? उसकी आवृत्ति पर, आवृत्ति पर निर्भर करता है, ना कि तीव्रता, ना कि विकिरण की तीव्रता पर। समझ में आया ना? तीव्रता पर मतलब विकिरण की तीव्रता ना, तीव्रता पर मतलब विकिरण की तीव्रता। याद रहेगा? समझ में आया? पांचवा पॉइंट, अरे चौथा पॉइंट। अब देखो ये धातु, यहां पर हमने क्या करवाया? विकिरण को आपतित करवाया, करवाया। तो जैसे ही विकिरण आपतित होता है वैसे ही क्या होगा? इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, उत्सर्जित होगा। इसमें कुछ टाइम लगता है क्या? नहीं लगता। जैसे ही विकिरण क्या होता है? धातु की सतह पर आपतित होता है, धातु की सतह पर आपतित होता है, वैसे ही इलेक्ट्रॉन भी क्या होते हैं? उत्सर्जित होते हैं। इनके बीच कोई भी समय नहीं लगता। क्लियर है? तो क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? तो सोचने तो दो, एकदम लिखवा दूं क्या इसी कुछ भी? ऐसे देखो, धातु के ऊपर क्या लिख सकते हो? धातु के ऊपर, धातु के ऊपर विकिरण के आपतित होना ना, धातु के ऊपर विकिरण के आपतित होने और इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने में कोई भी समय नहीं लगता, टाइम नहीं लगता। क्या क्या बोले? धातु, धातु के सतह पर विकिरण के आपतित होने और उत्सर्जित होने में, उत्सर्जित होने के मध्य कोई समय नहीं लगता, कोई समय नहीं लगता। मतलब विकिरण के आपतित होते ही इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? उत्सर्जित। अर्थात विकिरण के आपतित होते ही इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? उत्सर्जित हो जाता है। ठीक, लिख लोगे? समझ में आया? बस ये था प्रकाश विद्युत उत्सर्जन का नियम। अगला पढ़ेंगे प्लांक का क्वांटम सिद्धांत। यहां पर एक चीज गलत नहीं लग रहा है? धातु की सतह पर विकिरण के, ये आपतित है कि उत्सर्जित है? मैं उत्सर्जित लिखा कि आपतित है? सॉरी, ये आपतित है। देखो मैं गलत समझ रहा था, ये उत्सर्जित है समझ रहा था, ये आपतित ही है ना, इसको आपतित ही रखना। प्लांक का क्वांटम सिद्धांत, प्लांक का क्वांटम सिद्धांत
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस चैप्टर में अभी जितना भी क्वेश्चन शुरुआत से लेकर लास्ट तक पढ़ाऊंगा, मुश्किल से इसका 1 या 2 ही क्लास में कंप्लीट करवा दूंगा। इसको पूरा देख लेना, इतने में से ही मिल जाएगा। और जितना भी पढ़े पूरा का पूरा पीवाईक्यूज रहेगा, पेपर में आ चुका है। प्लांक का क्वांटम सिद्धांत, इस सिद्धांत के अनुसार या प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के, लिख लोगे, प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार, प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार प्रकाश जो है विकिरण के छोटे छोटे बंडलों या पैकेट के रूप में होता है। 11th में पढ़कर आए हो? हाँ वही है, पैकेट के रूप में होता है। इन बंडलों को या पैकेटों को, इन बंडलों को क्या कहते हैं? क्वांटा, या याद करो ना थोड़ा सा, क्वांटा या फोटॉन, क्वांटा या फोटॉन कहते हैं। समझ में आया? देखो इसके अनुसार क्या होता है, जो प्रकाश है विकिरण के छोटे छोटे बंडलों से मिलकर बने होते हैं। इन्हीं बंडलों को क्या कहते हैं? क्वांटा या फोटॉन। अब समझना, जो इस सिद्धांत में होता क्या है, जो विकिरण की आवृत्ति है, विकिरण की आवृत्ति, आपतित विकिरण की आवृत्ति किसे दर्शाते हो? नू से। विकिरण की आवृत्ति, नहीं, विकिरण की ऊर्जा, विकिरण की ऊर्जा ई किसके अनुक्रमानुपाती होगा? आवृत्ति की। आवृत्ति की क्या होती है? अनुक्रमानुपाती होता है। समझ में आया? जो विकिरण की ऊर्जा है, विकिरण की आवृत्ति की क्या होगी? अनुक्रमानुपाती। आवृत्ति को किससे दर्शाते हैं? नू से। तो ई प्रोपोर्शनल, बोल क्या रहा है? नू। ई प्रोपोर्शनल नू, तो ई बराबर बन क्या जाएगा? एच नू। याद आया? एच बराबर ई के अपॉन में, एच क्या है? प्लांक नियतांक। एच का मान क्या होता है? क्या जानते हो? 6.63 इंटू 10 की पावर -34 मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड। वाह, ये मतलब ऊर्जा, ऊर्जा का मात्रक तो जूल होगा, जूल सेकंड। समझ में आया? ये भी आ चुका है ना पेपर में, क्लियर हुआ? ये था। देखो इस सिद्धांत के अनुसार प्रकाश विकिरण के छोटे छोटे बंडलों या पैकेटों के रूप में होता है। इन बंडलों को क्या कहते हैं? क्वांटा या फोटॉन। विकिरण की ऊर्जा ई, विकिरण की आवृत्ति नू के क्या होगी? अनुक्रमानुपाती। तो ई प्रोपोर्शनल में बन गया नू, ई इज इक्वल टू एच नू, एच का मान आ गया ई बटे नू। तो एच है प्लांक नियतांक, एच का मान इतना। तो बताओ आप एक चीज, तो हर एक फोटॉन की ऊर्जा होनी कितनी चाहिए? हर एक फोटॉन की ऊर्जा कितनी होनी चाहिए? अतः प्रत्येक फोटॉन की ऊर्जा, प्रत्येक फोटॉन की ऊर्जा क्या होगी? एच नू। समझ में आया? प्रत्येक फोटॉन की ऊर्जा क्या होती है? एच नू। ठीक, चलो ये लास्ट टॉपिक है। अगला हेडिंग है आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण। आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण, ये तो जानते हैं। आइंस्टीन के अनुसार
जब कोई मैं लिखवाता हूं सीधा, समझो बस। आइंस्टीन के अनुसार जो फोटोन की ऊर्जा है क्या होती है, एच नो। अभी बताया था प्लांक के क्वांटम सिद्धांत में। आइंस्टीन के अनुसार जब एच नो ऊर्जा का कोई फोटोन धातु की सतह पर आपतित होगा, धातु की सतह पर क्या होगा, आपतित, तो धातु क्या कर लेगा, उस फोटोन को अपने अंदर अवशोषित कर लेगा। अब अवशोषित करेगा मतलब उत्सर्जित भी करेगा, तो ये उत्सर्जन दो प्रकार से होगा। क्या बताए, आइंस्टीन के अनुसार, अल्बर्ट आइंस्टाइन वही है, आइंस्टीन के अनुसार जब एच नो ऊर्जा का, प्लांक के क्वांटम सिद्धांत में लिखा था ना, फोटोन की ऊर्जा एच नो होती है। जब एच नो ऊर्जा का कोई फोटोन धातु की सतह पर क्या होता है, आपतित, धातु की सतह पर आपतित होता है, तो यह दो प्रकार से क्या होती है, उत्सर्जित होती। समझ में आया? कोई भी धातु है, धातु की सतह पर क्या हुआ, एच ऊर्जा का फोटोन आपतित हुआ, तो अब धातु क्या कर लेगा, उसको अवशोषित कर लेगा। अवशोषित करने के बाद उसको उत्सर्जित करेगा, तो वो उत्सर्जित कितने प्रकार से हुआ, दो प्रकार से। एकदम ज्यादा डिटेल में लिखना नहीं पड़ेगा कि उसको अवशोषित कर लेती है, दो प्रकार से उत्सर्जित करती है करके, यह दो प्रकार से उत्सर्जित होता है। क्लियर हुआ? या यह ऊर्जा दो प्रकार से व्यय होती है। पहला, ऊर्जा का एक भाग धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को हटाने में व्यय होगा। समझ में आया? ऊर्जा का एक भाग क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को हटाने में व्यय होगा। ये क्या है, एच ऊर्जा का कोई फोटोन क्या हुआ, धातु की सतह पर आपतित हुआ, तो धातु ने क्या कर लिया, इस ऊर्जा को अवशोषित कर लिया। अब अवशोषित किया तो उत्सर्जित होगा। कितने प्रकार से उत्सर्जित हुआ, दो प्रकार। पहला एक भाग क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन को हटाने में व्यय हुआ। धातु में इलेक्ट्रॉन है ना, ये तो जानते हैं, विकिरण आपतित होगा, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होगा, तो एक भाग इसी में व्यय हुआ। किसमें, धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को हटाने में। समझ में आया? दूसरा भाग, अब इलेक्ट्रॉन निकला है तो ऐसे निकल जाएगा क्या, नहीं निकलेगा, उसको क्या पड़ेगी, ऊर्जा, क्या पड़ेगी, ऊर्जा। तो जो दूसरा भाग है, मतलब ऊर्जा का दूसरा भाग इलेक्ट्रॉन को गतिज ऊर्जा प्रदान करने में व्यय होगा। आया? एक भाग हुआ इलेक्ट्रॉन को निकालने में, तो शेष भाग है ऊर्जा का, शेष भाग क्या होगा, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन को क्या होता है, गतिज ऊर्जा प्रदान करने में व्यय होता। समझ में आया? जो किसके बराबर होगा, धातु के कार्यफलन, जो किसके बराबर होता है, धातु के कार्यफलन के बराबर होता है। ठीक, लिख लोगे, जो धातु के कार्यफलन के बराबर होता है। अब ऊर्जा संरक्षण का नियम पढ़े हैं, नहीं, ऊर्जा संरक्षण के नियम से, हाँ, ना तो उत्पन्न करते हो नहीं नष्ट। तो जो आपतित फोटोन की ऊर्जा है, आपतित
फोटोन की ऊर्जा किसके बराबर हो जाएगी? धातु के कार्यफलन, धातु के कार्यफलन और गतिज ऊर्जा के अधिकतम गतिज ऊर्जा ना। समझ में आया? तो इससे क्या पता चला? ऊर्जा ना तो उत्पन्न हुआ नहीं नष्ट, क्योंकि वो इन दोनों के आखिर बराबर ही है। ठीक, तो फोटोन की ऊर्जा क्या माने हो? एच नु, फोटोन की ऊर्जा एच नु। धातु का कार्यफलन फाइव और गतिज ऊर्जा अधिकतम, तो इसको मान लेते हैं ई के, या तो मान सकते हो के मैक्सिमम, दोनों सही। समझ में आया? क्लियर हुआ? हमने क्या मान दिया? एच नु बराबर फाइव प्लस ई के। एच नु क्या है? आपतित फोटोन की ऊर्जा, शुरुआत में ही बता रखी, फोटोन की ऊर्जा। फाइव क्या है? कार्यफलन। ई के हमने क्या मान दिया? अधिकतम गतिज ऊर्जा। ठीक, अगर मैं यहां से इसका मान निकालूं ई के, तो क्या निकलेगा? एच नु माइनस फाइव। क्या आएगा? एच नु माइनस फाइव। ये क्लियर? देखो अब अधिकतम गतिज ऊर्जा, अधिकतम गतिज ऊर्जा ई के दर्शाए हो, या इसको मैक्सिमम भी बोल सकते हैं ना, कि मतलब काइनेटिक एनर्जी। मैक्सिमम मतलब अधिकतम गतिज ऊर्जा। फॉर्मूला क्या है? 1/2 mv²। अब अधिकतम है तो वेग अधिक होगा, तभी तो अधिकतम गतिज ऊर्जा मिलेगा। क्या समझ में आया? क्लियर हुआ? देखो अब इसको यहां पर इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। समीकरण 1 में पुट करो तो जो ई के का मान क्या रखे हैं? 1/2 mv मैक्सिमम बराबर एच नु माइनस फाइव। यहां तक समझ में आया? ये इक्वेशन नंबर। ठीक, क्लियर हुआ? सिर्फ हमने क्या मान दिया? अधिकतम गतिज ऊर्जा को 1/2 mv²। चाहो तो यहीं से मान सकते हो डायरेक्ट ना, नहीं निकालोगे इतना तब भी चलेगा, यहीं पर रख सकते हो 1/2 mv² करके इसका मान। ठीक, अब देखो यदि जो आपतित फोटोन की ऊर्जा है, आपतित फोटोन की ऊर्जा कार्यफलन के बराबर हो, आपतित फोटोन की ऊर्जा किसके बराबर है? कार्यफलन के बराबर, तो ई के क्या मिल सकता है? ई के मतलब 1/2 mv का स्क्वायर। क्या होगा? 0। क्या मिलेगा? 0। कैसे मिला? समझ में आया? आपतित फोटोन की ऊर्जा क्या मान दिए? कार्यफलन के बराबर है। यदि आपतित फोटोन की ऊर्जा कार्यफलन के क्या है? बराबर, तो 1/2 mv² क्या मिलेगा? 0। आपतित फोटोन की ऊर्जा और कार्यफलन मतलब आपतित फोटोन की ऊर्जा दोनों बराबर, तो ये प्लस और ये माइनस कट जाएगा ना, तो क्या मिला आखिर? 0। तो इस स्थिति में नु मतलब आवृत्ति, जो आवृत्ति है किसके बराबर होगी? दहली आवृत्ति के। आवृत्ति किसके बराबर होगी? दहली आवृत्ति। यहां दर्शा देना कौन कौन क्या क्या है। एच नु क्या है? फोटोन की ऊर्जा। फाई क्या है? कार्यफलन। नु क्या है? आवृत्ति। नु नॉट क्या है? दहली आवृत्ति। दर्शा लोगे इतना चीज? तो देखो अब ध्यान से, एच नु बराबर हमने क्या रखा? फाइव। एच नु बराबर 5, मतलब आपतित फोटोन की ऊर्जा कार्यफलन के बराबर, तो यहां से हमें अधिकतम गतिज ऊर्जा क्या मिल गया? 0। तो इस स्थिति में जो आवृत्ति किसके बराबर होता है? दहली आवृत्ति। तो एच नु किसके बराबर हो जाएगा? एच नु की जगह एच नु नॉट। एच नु क्या हो जाएगा? एच नु क्या हो जाएगा? एच नु नॉट रखना पड़ेगा ना, क्योंकि नु किसके बराबर हो रहा है? नु नॉट के। तो नु की जगह क्या रख देंगे? न्यू नॉट। आया? तो अब इक्वेशन नंबर सेकंड देखो, ये रहा, कहां है? 1/2 mv² बराबर एच नु, पाई की जगह क्या हो जाएगा? एच नु नॉट।
यहां से कर लो सीधा डायरेक्ट। ठीक आया। फाइव किसके बराबर है? एच नू के। नू की जगह क्या रख रहे हो? नू नॉट। तो फाइव किसके बराबर मिल गया? एच नू नॉट होगा 1/2 एम वी का, तो बराबर यहां से एच कॉमन, नू माइनस नू नॉट आएगा क्या? ये बन गया, यही है आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण। क्लियर हुआ? देखो एक बार और, आपतित फोटोन की ऊर्जा किसके बराबर है? कार्यफलन और अधिकतम गतिज ऊर्जा। तो कार्यफलन हो गया फाइव, अधिकतम गतिज ऊर्जा मान लिए ई के। ई के बराबर एच नो माइनस फाइव। अधिकतम गतिज ऊर्जा 1/2 एम वी स्क्वायर होता है, तो 1/2 एम वी स्क्वायर एच नो माइनस फाइव। ये नहीं लिखोगे तब भी चलेगा, ये लाइन सीधा डायरेक्ट यहां से यही पुट कर सकते हो ना। तो एच नो माइनस में क्या आ गया? फाइव। अब हम क्या करते हैं, यदि आपतित फोटोन की ऊर्जा किसके बराबर है? कार्यफलन। आपतित फोटोन की ऊर्जा किसके बराबर है? कार्यफलन के। तो वहां से 1/2 एम वी स्क्वायर क्या मिल जाएगा? 0। अब इस स्थिति में जो आवृत्ति है किसके बराबर होगी? देहली आवृत्ति, नू नॉट। तो नू की जगह क्या पुट कर देंगे? नू नॉट। नू की जगह क्या पुट किए? नू नॉट। तो क्या मिल गया? एच नू नॉट बराबर 5। एच नू नॉट बराबर 5। बस इसको अब यहां पर पुट करेंगे और आ गया सीधा। समझ में आया? अब इसके आधार पर हम प्रकाश विद्युत समीकरण की व्याख्या करेंगे। ना अब देखते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या। प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या, हमने आइंस्टीन का समीकरण जाना, उसके आधार पर समीकरण भी बना लिया। अब इसी समीकरण की मदद से हम प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या करें। क्या है? 1/2 एम वी स्क्वायर बराबर एच नू माइनस नू नॉट। ये समीकरण है। इस समीकरण की मदद से व्याख्या कर। पहला ये जानते हैं, जो एक फोटोन क्या करेगा? सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन को अपनी ऊर्जा दे सकता है। समझ में आया? फोटोन क्या हुआ? धातु की सतह पर आपतित हुआ, पूरे को अवशोषित कर लिया। अवशोषित करने के बाद ऊर्जा दो प्रकार से खर्च हुआ। इलेक्ट्रॉन को गतिज ऊर्जा दिया और इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला और गतिज ऊर्जा दिया। तो जो एक फोटोन है, वो एक फोटोन सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन को अपनी ऊर्जा दे पाएगा। समझ में आया? क्लियर हुआ? धातु की सतह है, इस पर फोटोन आपतित हुआ, तो फोटोन उत्सर्जित अवशोषित हो गया धातु की सतह पर। अब बाहर निकलेगा दो प्रकार से, एक उत्सर्जित करने में मदद करेगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन को गतिज ऊर्जा देने में मदद करेगा। तो जो एक फोटोन रहेगा सिर्फ एक ही उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन को अपनी ऊर्जा देगा। समझ में आया? एक फोटोन क्या करता है? एक फोटोन केवल एक ही इलेक्ट्रॉन को अपनी ऊर्जा दे सकता है या देता है। क्लियर हुआ? एक फोटोन क्या करता है? सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा देता है। तो बताओ, अगर मैं फोटोन की संख्या बढ़ा दूं तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की संख्या भी क्या होगी? बढ़ेगी, बढ़ जाएगी। अगर हम देखो, एक फोटोन क्या करता है? केवल एक ही इलेक्ट्रॉन को अपनी ऊर्जा देता है। तो फोटोन की संख्या बढ़ा देने से फोटोन की, अब ये फोटोन क्या चीज है? आपतित विकिरण की क्या होगी? तीव्रता बढ़ा देने से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी? बढ़ जाए। समझ में आया? ये क्वेश्चन आता है, आया हुआ भी है। आपतित विकिरण की तीव्रता बढ़ाने से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की संख्या पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो क्या प्रभाव पड़ेगा? बढ़ जाएगा। समझ में आया? दूसरा, अब यहां पर देखो, हम ये समीकरण जाने हैं, 1/2 एम वी स्क्वायर एच नू माइनस नू नॉट होता है। अगर नू नॉट का मान, किसका? नू नॉट का मान नू के मान से अधिक रख दे, नू नॉट का मान क्या कर दे? नू के मान से अधिक रख दे, तो ये मिलेगा क्या चीज? निगेटिव की पॉजिटिव?
चलो इसको मैं रखता हूं 8, तो इसको कितना रखना पड़ेगा? 8 से ज्यादा की कम होगा। तो मतलब मैंने नू की जगह क्या रखा? 5। नू नॉट की जगह क्या रखा? सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? निगेटिव। क्या आएगा? निगेटिव। लेकिन निगेटिव संभव है क्या? ऊर्जा ऋणात्मक हो सकती है? ऊर्जा तो ऋणात्मक नहीं हो सकती, और यही जानते भी हैं देहली ऊर्जा से कम आवृत्ति का विकिरण संभव नहीं है। देहली आवृत्ति से अगर कम आवृत्ति का विकिरण हुआ तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन संभव नहीं है। समझ में आया? आइंस्टीन के समीकरण से स्पष्ट है कि अगर नू क्या हो, नू नॉट क्या हो? अधिक हो। किससे? नू नॉट से। तो अधिकतम गतिज ऊर्जा अरे नू नॉट का मान नू से अधिक ना, तो आइंस्टीन के समीकरण के अनुसार स्पष्ट है कि यदि नू नॉट का मान अधिक है नू से तो क्या होगा? उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की जो गतिज ऊर्जा है क्या होगी? उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज, यही तो है क्या गतिज ऊर्जा? गतिज ऊर्जा क्या होगी? ऋणात्मक होगी, जो कि संभव नहीं है, क्योंकि देहली आवृत्ति से कम आवृत्ति पर इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन संभव नहीं। लिख लोगे इसको? कई बार हो गया बताते, इस बार खुद से लिखना। थर्ड पॉइंट, अब ध्यान समझो, अगर इसको हम नियतांक मान दें, हटेगा क्या? तो ये मिलेगा प्रोपोर्शनल का साइन, गुणा करके सब हटाओगे तो आखिर यही आएगा। तो अधिकतम गतिज ऊर्जा किसके बराबर हो रही है? नू क्या है? पहले वो तो बताओ। आवृत्ति किसके अनुक्रमण? किसकी आवृत्ति? आपतित विकिरण की आवृत्ति देहली ऊर्जा वाली हो। देहली ऊर्जा को तो नू नॉट से दर्शाए हो। नू नॉट एक नियत राशि है, तुम लोग भूल जाओगे, यहां लिख लेना होता था। नू नॉट क्या है? एक नियत राशि। नू नॉट क्या है? एक नियत राशि है। नू नॉट, तभी तो ये नियतांक बना क्या? एच नू माइनस नू नॉट, गुणा करोगे क्या होगा? एच नू माइनस एच नू नॉट। ये तो नियतांक है, नियत राशि। इसको हटाएंगे तो क्या बना? प्रोपोर्शनल नहीं बना। आया? नू नॉट क्या है? एक क्या हुआ? नहीं समझ में आया तो छोड़ दो, नहीं समझ में आया तो छोड़ दो, कोई जरूरत नहीं है। अतः हाँ, नहीं समझ में आया तो छोड़ दो ना। आइंस्टीन के समीकरण के अनुसार क्या होगा? उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा किसके अनुक्रमानुपाती हुआ? आपतित विकिरण की तीव्रता के। लिख लोगे इसको? अतः आइंस्टीन के समीकरण के अनुसार उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा आपतित विकिरण की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होगी। ठीक, नोट जल्दी। विकिरण की द्वैत प्रकृति 11th क्लास में इसको पढ़ के आओ, थोड़ा सा फास्ट ही करूंगा, स्लो करके भले देख लेना। विकिरण की द्वैत प्रकृति, ये जानते हैं विकिरण कुछ परिघटनाओं में तरंग और कुछ परिघटनाओं में कण की भांति। ठीक, विकिरण कुछ परिघटनाओं में तरंग और कुछ परिघटनाओं में कण की भांति व्यवहार करता है। इसे ही द्वैत प्रकृति कहते हैं, दोहरी प्रकृति। समझ में आया? कुछ परिघटनाओं में कण की भांति और कुछ परिघटनाओं में तरंग की भांति, मतलब दो प्रकार से व्यवहार किया, इसीलिए इसको बोलते हैं विकिरण की द्वैत प्रकृति। क्लियर? अब इसके बाद आएगा हमारा डी ब्रॉग्ली, द्रव्य तरंग। प्रत्येक गतिशील कण के साथ एक तरंग संलग्न होती है। जितना भी कण चलेगा उन कणों के साथ क्या रहेगा? एक तरंग जुड़ा हुआ है। प्रत्येक गतिशील कण के साथ क्या होती है? एक तरंग संलग्न होती है। इन्हीं तरंगों को क्या कहे?
इन्हीं तरंगों को द्रव्य तरंग कहते हैं, द्रव्य तरंग कहते हैं। समझ में आया? अब इस तरंग को यानी कि इस नियम को दिया था पहले डी ब्रॉगली ने। इस नियम को पहले सर्वप्रथम डी ब्रॉगली ने दिया था, डी ब्रॉगली ने दिया था, इसलिए इसे क्या कहेंगे? डी ब्रॉगली तरंग कहते हैं, डी ब्रॉगली तरंग कहते। समझ में आया? प्रत्येक गतिशील कण के साथ क्या होती है? एक तरंग संलग्न होती है। प्रत्येक गतिशील कण के साथ एक तरंग संलग्न होती है। इन्हें को क्या कहते हैं? द्रव्य तरंग। अब द्रव्य तरंग है, इसको दिया किसने था? डी ब्रॉगली ने, इसलिए क्या कह देते हैं इसको? डी ब्रॉगली तरंग कहते हैं। क्लियर? अब डी ब्रॉगली तरंग की विशेषता, ये विशेषता आया हुआ है पेपर में, पढ़ना इसको खुद से। दो टॉपिक बस तैयार कर लेना। पहला बता देता हूं, विद्युत चुंबकीय तरंगें जानते हो, निर्वात में गति कर सकती है। वैसे ही विद्युत चुंबकीय तरंगों की तरह ही ये भी क्या कर सकती है? निर्वात में गति कर सकती है। समझ में आया? और इसका कोई भौतिक रूप नहीं है, इसका कोई भौतिक यथार्थ बोल सकते हो, भौतिक रूप नहीं है। ये सिर्फ एक घटना जैसे प्रायिकता मान सकते हैं। ये सिर्फ क्या है? एक प्रायिकता। प्रायिकता मतलब घटना के घटित होने की संभावना। ठीक, इसका कोई भी भौतिक रूप नहीं है, ये सिर्फ प्रायिकता तरंग है। ठीक, ये सिर्फ क्या है? प्रायिकता तरंग है। अब डी ब्रॉगली का निगमन करते हैं। डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य का निगमन, निगमन याद है? देखो, अब भी मैंने पढ़ाया था आइंस्टीन के समीकरण में। आइंस्टीन के समीकरण से E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर होता है। E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। ये आइंस्टीन नहीं, इसको मत लिखो। E इज इक्वल टू एच ना, ये पढ़े ना, इसको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। यदि फोटोन का द्रव्यमान, फोटोन का द्रव्यमान क्या है? m है, तो E इज इक्वल टू क्या बन जाएगा? एम सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा? एम सी स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर सेकंड, दोनों का समीकरण देखो, लेफ्ट साइड बराबर है क्या? तो राइट वाला बराबर होना चाहिए, रिंग भी खत्म होना चाहिए। हाँ पढ़े हैं, मैं भी तो बोल रहा हूँ कब से पढ़े हैं। और ना बताओ यहां से क्या क्या करोगे? समीकरण एक और दो का लेफ्ट साइड बराबर है तो राइट साइड बराबर होना चाहिए। तो क्या निकलेगा? एच न्यू बराबर एम सी स्क्वायर, लेकिन न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा पढ़ रखे हैं। तो क्या होगा? एच न्यू की जगह सी अपॉन एम सी का स्क्वायर होगा। यस, सी से सी, तो एच बटे लैम्डा बराबर एम इंटू सी होगा। अगर एच को यहीं रखते हैं तो इधर क्या हो जाएगा? लैम्डा एम सी आएगा। अब इसका यहीं पर रखो तो एच का मान, सॉरी, एच अपॉन एम इंटू सी। क्लियर हुआ? सी मतलब इसको ये देखो, बट एम इंटू सी, फोटोन का वेग क्या होगा? फोटोन का। अब देखो ये हो गया,
P बराबर m इंटू वी पढ़ रखे हो, संतिगुणित वेग, संतिगुणित वेग। तो h के बट्टे में क्या रख सकते हैं यार, पी 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 सॉरी सॉरी, क्या हो जाएगा पी आएगा। अरे सुनो, ये हो गया h बटे एम सी, सी का मान क्या है 4, और अगर तरंग के लिए लोगे तो क्या हो जाएगा, कण के लिए वेग v और तरंग के लिए चाल c। इसको दूसरा तरीके से लिखवाऊं क्या, इतना ही तो कहते हैं यार। रख लो इतना, इसको संवेग कर लो, नहीं तो क्या हो जाएगा संवेग, फोटोन का संवेग। m इंटू सी बराबर क्या होगा, देखो p बराबर क्या जानते हो, m इंटू वी, v मतलब वेग, v मतलब वेग, यहां पर क्या दे दिया है चाल c, तो क्या हो जाएगा m इंटू सी बराबर क्या कर सकते हैं p, c मतलब क्या है चाल, c मतलब चाल, चाल है मतलब तरंग के लिए काम किया। वैसे ही h लैम्डा बराबर h अपॉन, अब p की जगह क्या रख सकते हो m इंटू वी, और v क्या है वेग, और वेग किसके लिए लगेगा कण के लिए। आया, तो देखो एक परिघटना में हमने निकाल लिया, चाल आया, चाल आया मतलब किसके लिए काम किया तरंग। एक परिघटना में हमने क्या निकाला v, v मतलब किसके लिए काम किया कण के लिए, दोनों निकल गया। कुछ परिघटनाओं में तरंग की भांति और कुछ परिघटनाओं में कण की भांति व्यवहार किया, समझ में आ गया, खत्म पूरा चैप्टर। ठीक, इतना ही है, हो गया। यहाँ पर ध्यान दे लेना थोड़ा सा एक्स्ट्रा, एक बार और क्लास पीछे करके देखना, समझ में आ जाएगा।